क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री बजाज ऑफ दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दे रखा है 80,000 रुपए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट है कोलकाता में है वो दे रखा है आपको 40,000 रुपए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10,000 दे रखा है। रेंट पेड फॉर ऑफिस 8,000 दे रखा है एंड रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस 40,000 दे रखा है। कौन सी डिडक्शन मिलेगी? सबसे पहले तो ये देखो कौन सी डिडक्शन मिलेगी इनको। 80 जी बता रहे हैं। यस वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, 80 जी मिलेगी। देखिए क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पूछा है टोटल इनकम, राइट? टोटल इनकम पूछा है तो आप पहले इनकम लिखेंगे। पहले आप लिख दीजिए एचपी इनकम 40,000, बीएनपी इनकम 80,000, अदर सोर्स की इनकम 10,000। क्या ये जीटीआई आ गई हमारी? yes. कितना आ गया? 1,30,000। ओके, डिडक्शन सिर्फ एक ही है और कोई डिडक्शन है क्या? नहीं। तो जब एक ही डिडक्शन है तो क्या जीटीआई ही एटीआई हो जाएगी? क्योंकि कोई स्पेशल रेटेड इनकम भी नहीं है और कोई डिडक्शन भी नहीं है, तो जो जीटीआई है क्या वो ही एटीआई हो जाएगी? हाँ जी सर, जीटीआई ही एटीआई हो जाएगी। अब ये डिडक्शन निकालने का कल 3 पॉइंट बताया था। एक बताया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एटीआई, ये बताया था। और रेंट सिर्फ घर वाला डिडक्शन मिलेगा, ऑफिस वाला नहीं। तो घर का रेंट कितना है? 40,000। एटीआई क्या 1,30,000 होगी? क्या एटीआई 1,30,000 होगी? यस। तो 13,000 रुपए की यहाँ पे 10% कर देंगे, तो ये तो बच गया 27,000, राइट? दूसरा कह रहा था 25% ऑफ एटीआई, तो 1,30,000 का 25% कर देगा 32,500। और चौथा कह रहा था 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब 60,000 रुपए, राइट? तीनों में जो कम हो, तीनों में जो कम हो, क्या है कम? 27,000 रुपए कम है। डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? 27,000। और टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 1,03,000। बताइए, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आसान? अच्छा बताओ, डिडक्शन वाला चैप्टर कैसा है? आसान है क्या? डिडक्शन वाला चैप्टर कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कैसा लग रहा है? चलो अच्छी बात है, बोले सर आसान है, ठीक ठाक है, डिफिकल्ट नहीं है, सेक्शन याद होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स सफरिंग फ्रॉम लो विजन, सर्टिफाइड एज ए सीवियर डिसेबिलिटी, ही हैज द फॉलोइंग इनकम डिटेल। तो सबसे पहले तो इनकम ही लिख देते हैं अपन।
माइक ऑन है किसी का, ऑफ कर लो मुझे। नेट सैलरी दे रखी है 45,000, राइट। एसटीसीजी दे रखा है 45,000। एलटीसीजी दे रखा है 1,50,000। बस इतनी है ना इनकम। जीटीआई कितनी आ जाएगी? 240 आएगी क्या? देखो, ओके। अब बताओ कौन कौन सा सेक्शन लगेगा। कौन कौन सा सेक्शन लगेगा रिडक्शन? ओके। और बोले सर 80 डबल डी लगेगा। यस, एक सेक्शन और लगेगा। यहाँ पे एक सेक्शन और लगेगा, हालांकि वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है। फिर भी देखिए, 80 डबल डी आपने सही बोला। किसके लिए लगेगा 80 डबल डी? बोलो, मिस्टर एक्स या मिसिज एक्स के लिए? बोलो भाई। मिस्टर एक्स भी डिसेबल्ड है और मिसिज एक्स भी डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे हमें जो छूट मिलेगी, मिस्टर एक्स की, मिसिज एक्स की, या दोनों की? तो 80 डबल डी इज डिपेंडेंट डिसेबल। ठीक है, डिपेंडेंट के अंदर खुद नहीं आते। डिपेंडेंट के अंदर खुद नहीं आते, डिपेंडेंट के अंदर सिर्फ परिवार आता है। समझ गए? ओके। तो मिसिज एक्स के लिए मिलेगा क्या? 80 डबल डी मिलेगा। अब मिसिज एक्स 50% डिसेबल है, तो बताओ रिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए? बोलो भाई। मिसिज एक्स 50% डिसेबल है, तो रिडक्शन कितनी होती है? 75,000, राइट। ओके। अब सुनिए, मिस्टर एक्स जो खुद डिसेबल्ड है वो कवर होंगे सेक्शन 80 यू के अंदर। अभी पढ़ा नहीं है ना आपने? सेक्शन 80 यू। एसएससी खुद डिसेबल होता है तो 80 यू में आता है, और उसकी फैमिली मेंबर डिसेबल होते हैं तो वो 80 डबल डी में आता है, राइट। तो मिस्टर एक्स के लिए 80 यू लगेगा। अब क्योंकि मिस्टर एक्स सीवियर डिसेबल्ड है, देखो सीवियर का मतलब 80% से ज्यादा, तो उनके लिए छूट कितनी बनती है? 1,25,000। प्रोविजन सेम है, 80 डबल डी और 80 यू के प्रोविजन बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना सही है कि 80 डबल डी रिश्तेदार के लिए है और 80 यू खुद के लिए। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ओके। अब 2 लाख की रिडक्शन बन रही है इनकी, क्या मैं इनको पूरी 2 लाख की रिडक्शन दे दूं? बताइए। 2 लाख की रिडक्शन बन रही है टोटल, 2 लाख की दे दूं क्या रिडक्शन? नो। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद भी आप गलती कर दोगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करवा दिया और वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, इससे पता नहीं चलेगा कि चैप्टर इजी है या हार्ड है। जब सारे क्वेश्चन आप दोबारा से खुद करोगे बिना देखे, और तब अगर आपसे सही सही होते हैं, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन आसान है। समझ गए? 90,000 ही मिलेगी। क्यों? एलटीसीजी में से डिडक्शन नहीं मिलती है। मिलती है क्या एलटीसीजी में से डिडक्शन? एलटीसीजी में से डिडक्शन मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती।
LTCG, HTCG 111A, LTCG 112A, कैजुअल इनकम, इनमें से डिडक्शन नहीं मिलती, ये पहली क्लास में बताया था आपको। तो आपकी ये इनकम एलिजिबल है डिडक्शन लेने के लिए, ये इनकम एलिजिबल है, पर इस इनकम में से डिडक्शन अलाउ ही नहीं है। तो आपकी टोटल 90,000 की ही इनकम ऐसी है जो डिडक्शन के लिए एलिजिबल। अब आप कितना भी इन्वेस्ट करें 90,000 से ऊपर तो डिडक्शन दे ही नहीं सकते आपको। समझ गए? तो बताइए आपकी इनकम कितनी आ जाएगी? 1,50,000। और बोलिए, कोई डाउट किसी को? भाई कोई डाउट है तो बोल दो। बोलते रहा करो ना, ऐसे बार बार पूछना क्यों पड़ता है? एक बार बताओ, कोई ऐसी चीज थोड़ी चल रही है कि मैं कर रहा हूँ, आपसे जबरदस्ती करवा रहा हूँ, इसलिए आपको बार बार बोलना पड़ता है कि ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो। जबरदस्ती थोड़ी करवाया जा रहा है आपसे। राकिब, एक सिंगल जवाब नहीं दिया तुमने। मुरली, तुषार, राकिब, मुरली, तुषार। अरे तो जब मैं पूछ रहा हूँ तब तो तुम नोट कर रहे हो, फिर जब तुम्हें पढ़ने जाओगे तुम्हें समझ आएगा नहीं, क्या मतलब निकलेगा उसका? रिकॉर्डिंग रोजाना तुम्हें मिलती है, देख के नोट कर लिया करो। राकिब, क्या यस? अरे जवाब तो दिया करो। वो यार, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 80 QQB। 80 QQB क्या कहता है ये सुनिए। 80 QQB बात करता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है पता है आपको? रॉयल्टी का मतलब आपकी कोई एसेट, जनरली टेंजिबल एसेट अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके लिए जो आपको पेमेंट मिलता है वो रॉयल्टी। ठीक है? जैसे आपका कोई पेटेंट या आपका कोई कॉपीराइट का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी चीजें कोई काम में ले रहा है, उसके लिए वो आपको कुछ पेमेंट देगा तो वो रॉयल्टी होगा, राइट? तो अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है और किस चीज पे मिल रही है? बुक्स पे मिल रही है, तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब अगर रॉयल्टी मिलेगी तो सर ये तो इनकम है, और इनकम है तो ये तो पहले जुड़ेगी बुक्स में। तो इसको समझिए ध्यान से, इसका करना क्या है। 80 भी बात करता है रॉयल्टी ऑन बुक्स। रॉयल्टी ऑन बुक्स, ठीक है? और जैसे ही आपको रॉयल्टी मिलेगी
ये जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पहले तो ये इनकम में जुड़ गए। अब इनकम में जुड़ने के बाद हम इसकी डिडक्शन देंगे। ठीक है, देखिए डिडक्शन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि डिडक्शन जीटीआई के बाद दी जा रही है, तो कोई भी इनकम हो पहले इनकम में जुड़ेगी और फिर ही डिडक्शन मिलेगी। ओके, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख रुपए, एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख रुपए, whichever is लेस, दोनों में जो भी कम। जितनी रॉयल्टी आपको मिली वो और 3 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, और ये जो एक्चुअल अमाउंट है ये एमआरपी के 15% तक रेस्ट्रिक्टेड है। 15% तक रेस्ट्रिक्टेड है का मतलब क्या है? आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप इसमें तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, और 15% ऑफ एमआरपी, तीनों में जो कम हो, ऐसा लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? समझिए, मान लीजिए आपकी एक बुक है, ठीक है, उस बुक की एमआरपी है 100 रुपए। उस बुक की एमआरपी कितनी है? 100 रुपए। इस पे आपको रॉयल्टी मिलती है 25%। आपको रॉयल्टी मिलती है 25%, और आपकी 20,000, 15,000 ले लो, 15,000 कॉपी सोल्ड हुई है। 100 रुपए की एमआरपी की बुक है, 25 रुपए 25% रॉयल्टी मिलती है, मतलब 25 रुपए पर बुक पे रॉयल्टी मिलती है। 15,000 कॉपी इस साल बिकी, तो कितनी रॉयल्टी मिल जाएगी आपको? 3,75,000। तो ये 3,75,000 हम इनकम में जोड़ देंगे पहले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट। अगर 3,75,000 मुझे रॉयल्टी मिल रही है तो मैं 3,75,000 किसमें जोड़ दूंगा? इसमें जोड़ देंगे। अब आई डिडक्शन देने की बात। ये तो हो गया काम, जीटीए में आ गया। अब डिडक्शन देने की बात है, तो डिडक्शन में कहा गया एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है? 3,75,000। 3 लाख रुपए मैक्सिमम, और 15% ऑफ एमआरपी। 15% ऑफ एमआरपी का मतलब अगर 15% हम लेते तो कितना आता? 15 रुपए, और 15 रुपए 15,000 बुक के ऊपर तो होता 2,25,000 रुपए। तो तीनों में जो कम हो उसकी रिडक्शन मिलेगी, तो कितने की रिडक्शन मिल जाएगी? 2,25,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। समझ गए? तीनों में जो कम हो 2,25,000 की रिडक्शन आपको मिल जाएगी। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे क्या कह रहा है। बस वैसे तो इतनी ही बातें हैं, पर आगे क्या कह रहा है, एक छोटा सा पॉइंट और है कि मान लीजिए फॉरेन पब्लिशर है, फॉरेन पब्लिशर है, मतलब आपकी बुक इंडिया में प्रिंट नहीं हो रही है, आपकी बुक इंडिया के बाहर प्रिंट हो रही है। तो जाहिर सी बात है आपको जो रॉयल्टी मिलेगी वो फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगी। ठीक है, वो आपको फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगी। तो इस रॉयल्टी को आपको इंडिया में लाना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, ब्रॉट टू इंडिया। ठीक है, मतलब उस रॉयल्टी को आपको 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में लाना पड़ेगा। अगर आप उस इनकम को इंडिया में नहीं लेके आए तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये आपने बाहर कमाया पर आप रेजिडेंट हो, ध्यान से सुनो, आपने कमाया बाहर पर आप रेजिडेंट हो तो टैक्सेबल तो हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है,
हम आपको डिडक्शन देने को भी तैयार है, पर डिडक्शन देने की हमारी एक शर्त है कि उस इनकम को आप इंडिया में लेके आओ, और वो भी 6 महीने के अंदर। अगर ले आए डिडक्शन दे देंगे, और नहीं लाए डिडक्शन नहीं देंगे। बाई चांस कम लेके आए, बाई चांस मान लो कम लेके आए, तो जितने लेके आए उतनी डिडक्शन दे देंगे। तो इसमें एक चौथा पॉइंट जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट जोड़ देंगे हम। ये 3 पॉइंट लिखे थे ना, इसमें एक चौथा पॉइंट और जोड़ देंगे। हाँ जी, जब आपको रॉयल्टी मिली तब से 6 महीने, जब आपको रॉयल्टी मिली तब से 6 महीने। ठीक है, यहाँ पे हम बोल देंगे ब्रॉट टू इंडिया। ठीक है, एक पॉइंट और लगा देंगे, विच एवर इज लेस। तो फॉर एग्जाम्पल 3,75,000 रुपए आपने कमाए, 3 लाख मैक्सिमम लिमिट थी, 2,25,000 रुपए एमआरपी का इतना था। आप इंडिया में 1 लाख ही लेके आए, तो बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1 लाख ही मिलेगी बस। समझ गए? तो इंडिया में लाना भी जरूरी है अगर फॉरेन पब्लिशर है तो। बोल दो जी, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, 80 QQB बढ़ाना, तो 80 RRB और पढ़िए। RRB भी रॉयल्टी की ही बात करता है, पर ये रॉयल्टी बात करता है पेटेंट के ऊपर। रॉयल्टी की बात किस पे करता है? पेटेंट। वो बात कर रहा था कॉपीराइट पे, जो कि ऑथर को मिलता है, और ये बात कर रहे हैं पेटेंट पे। पेटेंट का मतलब कोई फॉर्मूला या कोई नाम जिसका आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा। फॉर्मूले की होती है बेसिकली, प्रोसेस या फॉर्मूले का होता है पेटेंट। ठीक है, नाम के लिए ट्रेडमार्क होता है, और प्रेजेंटेशन के लिए कॉपीराइट होता है। इसमें भी सेम सीन है कि जैसे ही आपको रॉयल्टी मिलेगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। बाद में आप डिडक्शन देने जाएंगे, तो डिडक्शन में आपसे कहा जाएगा एक्चुअल अमाउंट, और सर रॉयल्टी मोर देन 15% एमआरपी हुई तो। अभी एग्जाम्पल में करवाया तो था, 15% से ज्यादा ही थी एग्जाम्पल में रॉयल्टी। अभी जो एग्जाम्पल करवाया था उसमें कितने परसेंट थी रॉयल्टी? अरे 25 थी, नया कह रहे हैं सर 15 थी, बताओ। तो रॉयल्टी और पेटेंट की बात करता है, अगर रॉयल्टी और पेटेंट आपको मिल रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख रुपए दोनों में जो भी कम हो। अब यहाँ पे एमआरपी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि पेटेंट हम जिससे लेते हैं उसके लिए एमआरपी का तो रोल नहीं है। एमआरपी सिर्फ कॉपीराइट में काम आती है या बुक्स में काम आती है। तो यहाँ पे एमआरपी का कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए एमआरपी की कोई लिमिट भी नहीं है। तो ये और आसान हो जाएगा। एक्चुअल जितना भी हो, एक्चुअल जितना भी हो, और 3 लाख रुपए। वो कंडीशन इसमें भी है कि अगर फॉरेन से मिल रही है रॉयल्टी, तो ब्रॉड टू इंडिया होनी चाहिए। ब्रॉड टू इंडिया विद इन 6 मंथ्स। अगर फॉरेन से रॉयल्टी मिल रही है तो इंडिया में लेके आनी है 6 महीने के अंदर अंदर। ओके, चलिए एक बार यहाँ से भी मैं रीड करवा देता हूँ आपको। पहली बात तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है सिर्फ, जॉइंट ऑथर है तो जॉइंट ऑथर को भी मिल जाएगी, और सिंगल ऑथर है तो सिंगल ऑथर को भी मिल जाएगी। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट जितना है वो
या 15% ऑफ MRP और 3 लाख रुपए, तीनों में जो भी कम हो उतनी डिडक्शन मिलेगी। अगर फॉरेन कंट्री से मिल रही है तो 6 मंथ से लेके आना है। अगर फॉरेन से मिल रही है तो 6 मंथ से लेके आना है। देखो कहाँ से 6 मंथ्स, ये और देख लो, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमें ये पता नहीं होगा, हमें ये नहीं दे रखा होगा कि कब मिली रॉयल्टी, तो आप फिर एंड ऑफ ईयर से ले सकते हैं। ओके, या आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा ना कि इतनी तारीख को रॉयल्टी मिली, ऐसा नहीं लिखेगा, तो बोलेगा फॉरेन से रॉयल्टी इतनी मिली है। तो इसलिए आप क्या याद रखो, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर से। ओके, चलिए नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑन पेटेंट पढ़ा हमने, उसमें भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, और वही अदर सोर्स में इनकम जाएगी। अदर सोर्स में जाने के बाद एक्चुअल और 3 लाख रुपए, जो भी कम हो, फॉरेन पब्लिशर है, फॉरेन से मिल रही है तो सेम वही 6 महीने में इंडिया में आ जानी चाहिए। एक बार बता दो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट आ जाइए, बहुत आसान है नेक्स्ट तो। देखिए, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक जो अपन जनरली सब लोग खुलवाते हैं उसको बोलते हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, उसको सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं। बात चल रही है इंडिविजुअल की और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ। अदर देन सीनियर क्यों लिखा है वो भी बता दूंगा मैं, इसका रीजन क्या है। तो अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो जाहिर सी बात है उस अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ये इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। यस, तो सेविंग बैंक में आपको इंटरेस्ट मिला, उसको अदर सोर्स में भेज दीजिए। अदर सोर्स में जाएगा तो जीटीए निकल के आ जाएगी, और जीटीए निकलने के बाद टीटीए के अंदर हम उसकी डिडक्शन दे देंगे। कितनी डिडक्शन? जितना इंटरेस्ट आपको मिला है वो, या 10,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो। समझ गए? दोबारा सुन लीजिए, आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में, तीनों में से किसी में भी सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया, ध्यान रहे करंट नहीं, करंट में तो वैसे भी इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, बाकी और कोई भी अकाउंट नहीं है। अच्छा, मान लो आपने एफडी करवाई, मान लो आपने एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट, तो बताइए क्या यहाँ कवर होगा या नहीं होगा? या आपने एफडी करवाई फिक्स डिपॉजिट, तो यहाँ कवर होगा या नहीं होगा? उसकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी एफडी का इंटरेस्ट? नहीं। अच्छा, आरडी करवाई, आरडी समझते हैं? आरडी, आरडी मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जो डेली के 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जमा करवाते हैं उसको बोलते हैं। तो क्या वो कवर है यहाँ पे? नहीं, वो भी कवर नहीं है। समझ गए? तो ना आरडी है ना एफडी है, ओनली सेविंग अकाउंट की कवर है। तो सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल और एचएफ का ही खुलता है। फर्म का, कंपनी का, आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि सर उनको क्यों नहीं है, उनका सेविंग अकाउंट खुलता ही नहीं है, राइट? तो इंडिविजुअल और एचएफ का अगर सेविंग अकाउंट है और उनको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है उस अकाउंट पे, तो पहले उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ दीजिए। उसके बाद में जितना इंटरेस्ट मिला वो, या 10,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम हो उतनी डिडक्शन दे दीजिए। क्लियर है? ओके, अब सुनिए आगे। यहाँ पे सर अदर देन सीनियर क्यों लिखा? देखो पहले ये नहीं था, ये पहले नहीं था, ये बाद में लिखा गया। तो ये इसलिए लिखा गया कि पहले सब लोग एटीटीटीए में शामिल हुआ करते थे, पर बाद में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सेक्शन बनाया गया, टीटीबी। सीनियर के लिए अलग से सेक्शन बनाया, कौन सा? टीटीबी। अब अलग से सेक्शन बना दिया तो यहाँ से तो हटाना पड़ेगा, दो जगह तो नहीं रख सकते ना हम।
तो अलग से सेक्शन बना दिया, तो यहाँ से हटा दिया सीनियर सिटीजन को और यहाँ पे ला दिया इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आए तो इनको थोड़ा सा और बेनिफिट दिया गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। क्या? इनको बोला कि आपका चाहे एफडी हो चाहे कुछ भी हो, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिखा है सिर्फ, नॉट सेविंग अकाउंट। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट थोड़ा लिखा है। तो इसमें आरडी, एफडी सब आ जाएंगे, सेविंग ये सब आ जाएंगे। ओके। दूसरी बात, लिमिट भी बढ़ा दी, जितना इंटरेस्ट मिला वो, या 50,000 रुपए, जो भी कम हो। समझ गए? तो टीटीए की जगह टीटीबी नया सेक्शन बनाया सीनियर सिटीजन के लिए और उन्हें एक्स्ट्रा फायदा दिया गया। एंड लास्ट रिडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज एटीयू, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी हमने क्वेश्चन किया था, जिसमें कहा था कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और वो डिसेबल है खुद, तो उसके लिए 75,000 रुपए, और सीवियर है तो 1,25,000 रुपए। कितना खर्चा हुआ वो मायने नहीं रखेगा। लो जी, बता दीजिए। रिडक्शंस में कोई डाउट है? नहीं है? अच्छी बात है। क्वेश्चंस 11 कर लिए हमने, 11 क्वेश्चंस कर लिए ना। दो क्वेश्चन बचे हैं, 12 और 13। आप इसको पहले ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं अगर करवा दूंगा तो आप सीधे नोट कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। पर मैं करवाऊंगा तो आप एक ही काम करेंगे, सिर्फ नोट करते जाएंगे, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर सीखना है तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए पहले, और ये मान के ट्राई कीजिए कि हमें करना ही है। ऐसा मत कीजिए, ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि ठीक है कोई बात नहीं, कल बोल देंगे नहीं आया, कल करवा देंगे सर। ऐसा मत करना, नुकसान इसमें आपका ही होता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। बोलिए, क्लियर है? अभी अभी ऑडिट की क्लास 9 बजे फिक्स। अब आपका सिलेबस में क्या क्या बाकी है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, सुनिए। अब आपके चलेंगे असेसमेंट, ठीक है, कल से आपका चलेगा असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालना, एचयूएफ की टोटल इनकम निकालना, ठीक है, फर्म की टोटल इनकम, एओपी की टोटल इनकम, और कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ये इतने आपके कवर होंगे, ठीक है। फिर आपका पढ़ेंगे हम टीडीएस और एडवांस टैक्स, ये पढ़ने के बाद, असेसमेंट पढ़ने के बाद टीडीएस एडवांस टैक्स पढ़ेंगे हम। ओके, और उसके बाद आपका बचेगा रिटर्न फाइलिंग एंड आईसीडीएस, बस इतना ही बचा है। लगभग 20 लेक्चर्स, लगभग 20 लेक्चर्स और होंगे आपकी अप्रोक्स, ठीक है। तो मान के चलिए आपका टोटल 20 लेक्चर और होंगे। तो आई थिंक अभी चल रहा है क्या, 14 जुलाई है ना आज। तो अगर एक्स्ट्रा क्लास ली अपन ने तो जुलाई में एंड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली तो अप्रोक्स 5 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी की डाउट क्लास 22 जुलाई के बाद होगी, 22 जुलाई के बाद होगी, मतलब 23 जुलाई से मान लीजिए आप।
ओके, आज के लिए इतना ही। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी करेंगे कल, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल।